मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का अगला टॉपिक है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। तो पहले हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड एक कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि एक पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के मिलने से बनता है। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस जब एक साथ जुड़ा हुआ रहे तो इसे हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। इसी तरह से पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट ग्रुप इसके साथ ऐड हो जाए तब ये न्यूक्लियोसाइड नहीं न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। हम लोग ये देखते हैं कि न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शुगर ये पेंटोज शुगर है। अगर हम लोग डीएनए का बनाना चाहेंगे तो डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा और आरएनए का बनाना चाहेंगे तो राइबोज हो जाएगा। अभी एक पेंटोज शुगर है, डीऑक्सी पेंटोज, चलो हम लोग इसको पेंटोज कर देते हैं। इस पेंटोज शुगर के अगर फर्स्ट कार्बन पे, ये पहला नंबर है कार्बन का, इस फर्स्ट कार्बन पे हम ऐसा करते हैं कि इसको रोटेट करके उल्टा यहाँ पे जुड़ता है। एक्चुअल में यहाँ पे H रहने देते हैं और यहाँ पे जुड़ जाएगा नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में कुछ भी जुड़ सकते हैं हम लोग, A, T या G या C या U। तो ये एक पेंटोज शुगर और प्लस एक नाइट्रोजन बेस, इस दो को अगर हम मिलाते हैं तो अब ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। अब चूंकि नाइट्रोजन बेस 5 अलग अलग प्रकार का है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, तो उसी आधार पर न्यूक्लियोसाइड भी 5 टाइप्स के हो जाएंगे। डीएनए में भी 4 टाइप्स का होगा और आरएनए में 4 टाइप्स का होगा। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो न्यूक्लियोसाइड है, अगर पेंटोज शुगर के साथ एडेनिन जोड़ते हैं और एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन नाइट्रोजन बेस का यूज करते हुए अगर न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन। अगर गुआनिन की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा गुआनोसिन। अगर थाइमिन की बात की जाए, थाइमिडीन। साइटोसिन की बात की जाए, साइटिडीन। और अगर यूरासिल की बात की जाए तो यूरिडीन। तो ये 5 टाइप्स के न्यूक्लियोसाइड हो जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि इसमें कौन सा नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ रहता है, कौन सा नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, एडेनिन है या गुआनिन है या थाइमिन या साइटोसिन या यूरासिल है। तो इसी पे डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोसाइड किस नाम से जाना जाएगा। आगे हम लोग फिर बात कर लें न्यूक्लियोटाइड की। तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम बताए थे कि न्यूक्लियोटाइड में शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फास्फेट, ये तीनों मिला हुआ रहता है। शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट जब तीनों को एक साथ मिलाते हैं एक स्पेसिफिक कार्बन पोजीशन पर, शुगर के स्पेसिफिक कार्बन पोजीशन पे अगर नाइट्रोजन बेस को और फास्फेट को जोड़ते हैं तो ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। तो पहले हम लोग शुगर देख लें। चलिए, एडेनिन को जोड़ा गया है, CH2। यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं फास्फेट ग्रुप, शॉर्ट में हम लोग ये जोड़ दिए। अब ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब ये देखना है कि अगर एडेनिन जुड़ा हुआ है इसे एडेनिन न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, गुआनिन है तो गुआनोसिन न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा।
थायमिन है तो थायमिडिन न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। तो या फिर इसको हम लोग एडिनाइलिक एसिड कहेंगे। इसमें हम लोग देखें, ये था न्यूक्लियोसाइड, ये पांचों न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोटाइड जब हो जाएगा एडेनिन वाला, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एडिनाइलिक एसिड। दो नाम होगा इसका, एक तो एडिनाइलिक एसिड होगा या फिर एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड। दूसरा हो जाएगा इसी में से गुआनिलाइलिक, गुआनिलाइनिक, गुआनिलिक एसिड। तीसरा हो जाएगा थाइमिडाइलिक, चौथा हो जाएगा सैटिडाइलिक, और पांचवा यूरिडाइलिक एसिड। ये अलग अलग नाम। जिस न्यूक्लियोसाइड में एडेनिन है इसे एडेनोसिन कहेंगे, गुआनिन है गुआनोसिन कहेंगे, थाइमिन है थाइमिडीन कहेंगे, साइटोसिन है साइटिडीन कहलाएगा, यूरासिल है यूरिडीन कहलाएगा। इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड में जिसमें एडेनिन नाइट्रोजन बेस है इसे एडिनाइलिक एसिड, जिसमें गुआनिन है गुआनाइलिक एसिड, जिसमें थाइमिन है थाइमिडाइलिक एसिड, जिसमें साइटोसिन है साइटिडाइलिक एसिड, जिसमें यूरासिल है यूरिडाइलिक एसिड कहलाएगा। तो ये अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं कि अभी हम बात कर रहे थे कि डीएनए को पॉली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, यानी कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड की तो बात हो गई कि जिसमें कि शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, जिसमें कि नाइट्रोजन बेस फर्स्ट कार्बन पोजीशन पे जुड़ा रहता है, जबकि नाइट्रोजन बेस फर्स्ट कार्बन पोजीशन पे, जबकि फास्फेट ग्रुप फिफ्थ कार्बन पोजीशन पे जुड़ा रहता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है अभी, और हम लोग बात कर रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जो जुड़ा रहता है या जुड़ता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड में जब भी दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो तीसरे कार्बन पर जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे एक फास्फेट ग्रुप आ जाएगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड का, और यहाँ पे मान लो थाइमिन है। तो एक न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ कार्बन का फास्फेट ग्रुप ऐड होता है, यहाँ पे भी CH2 होगा। तो इस तरह से अगला जो तीसरा जुड़ेगा फिर इसके थर्ड कार्बन पे जुड़ेगा, फिर थर्ड पे, यानी कि डीएनए के इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो सिंथेसिस होगा ये होगा 5' से 3' की ओर। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि डीएनए का एक धागा 5' से 3' की ओर सिंथेसाइज होता है, और दूसरा धागा इसके अपोजिट होता है, यानी कि दूसरा धागा जो बनता है इसका 5' इधर होता है और 3' यहाँ पे होता है, इस ओर होता है। तो डीएनए में क्योंकि एक धागा पहले का होता है, ओल्ड स्ट्रैंड होता है, और एक धागा न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है, तो मान लिया जाए कि एक धागा 5' to 3' डायरेक्शन में है, तो दूसरा धागा जो होता है एंटी पैरेलल रन करता है, यानी कि 5' से 3' पे। अब इसका जो भी किनारा है यहाँ पे, वहां से शुरुआत होगा इसका नए धागे का बनना, जबकि ये धागा जो बन रहा है न्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण हो रहा है इस 5' to 3' डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि हर अगला न्यूक्लियोटाइड 3' कार्बन के OH ग्रुप से ही जुड़ेगा। तो इस तरह से
इसको शॉर्ट में हम लोग समझने की कोशिश करें। ये 5th कार्बन है, यहाँ फास्फेट ग्रुप है। ये 3rd कार्बन है, यहाँ पे फास्फेट ग्रुप है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे जी है, यहाँ से फिर एक फास्फेट ग्रुप यानी कि तीसरा न्यूक्लियोटाइड डॉट डॉट चलता रहेगा। यहाँ पे सी है और एक देख लेते हैं 4 ले लेते हैं, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पे फिर टी ले लेते हैं। इस तरह से एक धागे का सिंथेसिस हुआ है। इसके साथ जो नया धागा बनता है, मान लिया जाए कि ये धागे का ये लास्ट पॉइंट है, 3 डैश किनारा है। तो अगला जो जुड़ेगा, हम बता रहे थे कि टी और ए के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो टी जब भी जुड़ेगा ऐसे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा जिसके पास नाइट्रोजन बेस क्या हो, ए हो, और इसका ये फास्फेट ग्रुप है। अब हम लोग आगे देख रहे हैं फिर कि सी है। यहाँ पे हम लोग बात किए हुए थे कि सी जब भी पेयर करेगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के जी के साथ करेगा। ये पी यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से फिर आगे बढ़ेगा। यहाँ पे जी है तो ये सी के साथ पेयर करेगा। यहाँ पे जोड़ेगा। इसका इस तरह का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये एक धागा ऑलरेडी बना हुआ रहता है, दूसरा धागा यहाँ से 5 डैश से 3 डैश की ओर रन करता है। तो इस तरह से डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये एक्चुअल में डीएनए का डबल हेलिकल फॉर्म का केमिकल स्ट्रक्चर है जो डिटेल फॉर्म में अवेलेबल है, जो डिटेल फॉर्म में है। अब यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं कि डीएनए में ये एक न्यूक्लियोटाइड पेयर कहलाएगा, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड पेयर कहलाएगा, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड पेयर। हम चूंकि इसको ब्लैक बोर्ड पे बनाए हुए हैं तो ये एक प्लान फिगर है, 2 डायमेंशनल है, लेकिन अगर इसका 3D स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये डायरेक्ट ऐसे प्लान नहीं रहता है, बल्कि इसके बीच रोटेशन होता है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रोटेशन होता है। 2 लगातार न्यूक्लियोटाइड पेयर के बीच का जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो 36 डिग्री होता है। और इसी तरह से 2 लगातार न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से अगर इसको हम लोग डीएनए की संपूर्ण लंबाई के बारे में विचार करें तो हम देख रहे हैं कि एक एक्सिस पे, इमेजिनरी एक्सिस पे अगर डीएनए की कंप्लीट लेंथ को रखा जाए तो देखते हैं कि एक मेजर ग्रुप बना हुआ है, फिर एक छोटा सा धसान बना हुआ है, फिर एक मेजर है, यानी कि मेजर, माइनर, मेजर, ये अल्टरनेटिव फॉर्म में चलता है, यानी कि ये रोटेटेड फॉर्म है। और इसमें अगर देखा जाए तो डीएनए का जो रोटेशन है इसका कंप्लीट डायमीटर होता है, एरिया का डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रम, जबकि 2 स्ट्रैंड के बीच का जो एवरेज डायमीटर होता है वो होता है 10 एंगस्ट्रम। अब यहाँ पे हम देखें कि 2 लगातार मेजर या फिर 2 लगातार माइनर ग्रुप के बीच जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है, इधर से अगर ले लेते हैं तो एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ से यहाँ तक का हो जाता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। और इसके बीच जो स्टेप्स हैं यानी कि न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है, 2 लगातार मेजर या माइनर ग्रुप के बीच वो 10 स्टेप्स है, यानी कि 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स है। इसलिए 2 लगातार नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये होता है 3.4 एंगस्ट्रम, और 2 मेजर और 2 माइनर ग्रुप के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 34 एंगस्ट्रम।
तो दो लगातार मेजर या दो लगातार माइनर ग्रुप के बीच का जो डिस्टेंस है वो 34 एंगस्ट्रम है, और दो लगातार मेजर और दो लगातार माइनर ग्रुप के बीच जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो 360 डिग्री है, और दो लगातार और दो मेजर और माइनर ग्रुप के बीच जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है वो है 10 बेस पेयर्स, जिसे 10 स्टेप्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। इस बेसिस पर दो लगातार स्टेप्स, दो सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3.4 एंगस्ट्रम, और टू सक्सेसिव बेस पेयर के बीच एंगल ऑफ रोटेशन है 36 डिग्री। और डीएनए का जो कंप्लीट डायमीटर है 20 एंगस्ट्रम है, जबकि डीएनए के दो धागे के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 10 एंगस्ट्रम है। इस तरह से ये लगातार चलते रहता है। एक इमेजिनरी एक्सिस के सापेक्ष अगर हम स्टडी करते हैं तो फिर हमारा ये रिकॉर्ड